हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कहानी उस क्राइम की है जिसका राज खुलने में 35 साल लगे और जिसे सॉल्व किसी पुलिस वाले ने नहीं बल्कि एक टेलर ने किया। 1984 में कुछ क्रिमिनल्स ने गैलेक्सी नामक एक फूड कंपनी के चेयरमैन किकुची को किडनैप किया और उसके बदले 10 बिलियन येन और 10 किलो गोल्ड की डिमांड की। इन क्रिमिनल्स का कहना था कि गैलेक्सी फूड्स अपने स्नैक प्रोडक्ट के साथ बच्चों के अट्रैक्टिव खिलौने फ्री में देके अपने खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट बेचने का स्कैम कर रही है। ये क्रिमिनल्स अपने आप को ब्लैक डीमन कहलाते थे। किडनैपिंग के 3 दिनों बाद चेयरमैन किकुची उनके चुंगल से भागने में कामयाब हुआ। चेहरा प्लास्टिक बैग से ढका होने की वजह से वो उन किडनैपर्स को देख नहीं पाया। किडनैपर्स को रैंसम के पैसे नहीं दिए गए तो केस क्लोज किया गया। मगर वो किडनैपर्स यहीं पे नहीं रुके। उन्होंने अगली बार कंज्यूमर को ही हॉस्टेज बनाया। मतलब उन्होंने 3 फूड कंपनीज और ओसाका की एक न्यूज एजेंसी दाइची को धमकी भरे लेटर भेजना शुरू किया कि वो गैलेक्सी फूड्स, वॉन्टन फूड्स और जायसी फूड्स के प्रोडक्ट में सोडियम साइनाइड नाम का पॉइजन इंजेक्ट कर देंगे जिससे कई लोग मरेंगे। इसके बदले उन्होंने उन कंपनीज से रैंसम की मांग की। ऑडियो टेप के जरिए रैंसम के पैसे कहाँ लेके आने हैं वो जगह बताई गई। इस केस का नाम इनवैन केस रखा गया। हजारों पुलिस इन क्रिमिनल्स को पकड़ने के काम में लग गई। तहकीकात में सिर्फ एक आदमी का चेहरा सामने आया जिसे चाइनामैन नाम दिया गया, जो रैंसम की जगह के आसपास टहलते हुए देखा गया था। मगर इसके सिवा कोई भी क्लू पुलिस के हाथ नहीं लगा। ना रैंसम के पैसे लेने कोई आया, ना किसी फूड पैकेट में साइनाइड पाया गया। मानो वो क्रिमिनल्स धुआं बन के गायब हुए। 16 साल तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन चली, मगर बाद में इस इनवैन केस को बंद कर दिया गया और ये केस एक मिस्ट्री बन के रह गई। इस केस के 35 साल बाद यानी 2020 को दाइची रिपोर्टिंग एजेंसी, जिसे क्रिमिनल्स लेटर भेजा करते थे, वो इस इनवैन केस पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का फैसला करती है। दाइची गवर्नमेंट की ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है तो उसका महत्व कुछ अलग है। रिसर्च के लिए वो अपने सबसे होनहार रिपोर्टर अकुजा को अपॉइंट करते हैं। उसी वक्त ओसाका के एक टेलरिंग शॉप का ओनर तोशी क्रिसमस की तैयारी में है। वो डेकोरेशन के लिए वार्डरोब से कुछ पुरानी चीजें निकालने जाता है तो उसे एक बक्से में एक डायरी और एक कैसेट मिलती है। यहाँ अकुजा को रिसर्च से पता चलता है कि इनवैन केस के 1 साल पहले बिल्कुल ऐसा ही केस लंदन में भी हुआ था, जहाँ एक फूड कंपनी के चेयरमैन बेकमैन को किडनैप किया गया था। अकुजा के बॉस मोकाशी को लगता है कि इसी केस को इनवैन केस के क्रिमिनल्स ने फॉलो किया होगा, तो मोकाशी अकुजा को लंदन जाके तहकीकात करने बोलता है। वैसे अकुजा को 35 साल पहले की केस को लेके कुछ हाथ लगने की कोई उम्मीदें नहीं है, मगर सोशल अफेयर्स डिपार्टमेंट की तरफ से प्रेशर है तो अकुजा लंदन जाके उस वक्त के नेगोशिएशन ऑफिसर से मिलता है। वो उसे चाइनामैन का स्केच दिखाता है। ऑफिसर कहता है लंदन किडनैपिंग के इन्वेस्टिगेशन टीम में एक चाइनीज आदमी भी था, मगर केस के बाद वो कहाँ गायब हुआ पता नहीं। उस वक्त वो एक लेडी रिपोर्टर को डेट करता था, तो अब अकुजा उस सोफी नाम की लेडी से मिलता है। सोफी बताती है कि लंदन किडनैपिंग के केस की वो रिपोर्टर थी, मगर वो ऐसे किसी चाइनीज को नहीं जानती जो उस वक्त इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा था। यहाँ जापान में तोशी रात को उस टेप को प्लेयर में प्ले करता है जिसमें उसकी खुद की आवाज रिकॉर्डेड है जब तोशी 5 साल का था। टेप के एक हिस्से में उसे वो एक एड्रेस पढ़ते हुए सुनाई देता है जिसमें छोटा तोशी कह रहा होता है कि क्योटो स्टेशन के पास वाले बस स्टॉप के यहाँ एक बेंच है, उसके पीछे बैग रखी जाए। तोशी को इसका मतलब समझ में नहीं आता। डायरी में 3 फूड कंपनीज का जिक्र होता है। तोशी इंटरनेट पे सर्च करता है तो उसे वहाँ वो रैंसम केस दिखाई देता है। क्रिमिनल्स ने 3 कंपनीज को 3 टेप मैसेज के जरिए रैंसम के पैसे रखने की जगह बताई थी। तोशी गैलेक्सी फूड्स रैंसम के ऑडियो को प्ले करता है जिसमें 16 साल की एक लड़की पैसे रखने की जगह बता रही होती है, तो जॉयसी फूड्स में किसी 8 साल के लड़के की आवाज होती है। अब तोशी वॉन्टन रैंसम ऑडियो को प्ले करता है तो उसमें उसकी खुद की आवाज होती है जो उसने घर में मिली टेप में सुनी थी। वो आवाज सुन के तोशी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मतलब उसका आवाज रैंसम के पैसे रखने की जगह बताने के लिए इस्तेमाल किया गया था। यह न्यूज एजेंसी में अकुजा को मिलने यूरी आता है जो 1984 में इनवैन केस का रिपोर्टर था। अकुजा इनवैन केस में इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि उसके हिसाब से केस में किसी की मौत नहीं हुई थी, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हुई थी। यूरी उससे कहता है उस वक्त ये मैटर बहुत सीरियस था, पूरा जापान दहशत में था। वो अकुजा को एक फाइल दिखाते हुए कहता है ब्लैक डीमन क्रिमिनल्स ने अपनी एजेंसी को पोएम भी भेजी थी जिसमें पुलिस का मजाक उड़ाया गया था। यूरी ब्लैक डीमन ने भेजे सभी लेटर्स उसे दिखाता है। यहाँ तोशी कामासामा नाम के एक पुराने टेलर से मिलता है जो 1984 के वक्त
उसके डैडी के साथ टेलरिंग शॉप में काम किया करता था। तोशी जानता है वो डायरी उसके डैडी ने नहीं लिखी क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आता था। कामासामा बताता है कि ये डायरी शायद डेक्सिको की है। डेक्सिको तोशी के बड़े अंकल थे। तोशी अब तक यही समझ रहा था कि उसके अंकल उसके बचपन में मर चुके हैं। कामासामा बताता है डेक्सिको अभी भी जिंदा है, मगर वो कहाँ है किसी को नहीं पता। डेक्सिको ने उस वक्त क्रिमिनल्स को ज्वाइन किया था, तो पुलिस से बचने के लिए वो अंडरग्राउंड हुआ। कामासामा तोशी से कहता है अगर तुम डेक्सिको के बारे में जानना चाहते हो तो अपनी माँ से पूछो। तोशी की माँ मायूमी कैंसर की वजह से बीमार है। तोशी माँ से अंकल डेक्सिको के बारे में पूछता है। डेक्सिको का नाम सुन के मायूमी सीरियस हो जाती है। वो बताती है कि गायब होने के एक दिन पहले डेक्सिको तोशी को नेशनल पार्क लेके गया था। तोशी को वो बात याद नहीं, ना ही उसे उसके अंकल का चेहरा याद है। तो अब रात को तोशी पुराने फोटो एल्बम निकाल के पार्क के फोटो देखने लगता है, मगर फोटो में उसे डेक्सिको नहीं दिखाई देता। यहाँ रिसर्च से अकुजा को पता चलता है कि लंदन किडनैपिंग के वक्त बेकहैम फूड्स के शेयर्स काफी गिरे थे, तो कुछ लोगों ने उसका फायदा उठा के उन्हें काफी मात्रा में खरीदी किया। बेकहैम की रिहाई के बाद जैसे ही कंपनी के शेयर्स के भाव बढ़ गए, उन्हें बेचा गया। ऐसे सौदे में उन लोगों ने मिलियन पाउंड्स कमाए। कहीं बेकहैम को किडनैप करके उसे बिना रैंसम के छोड़ने के पीछे इस तरह पैसे कमाने की चाल तो नहीं थी, क्योंकि शेयर्स के उस सौदे में रैंसम से कई ज्यादा पैसे कमाए गए थे। मोकाशी कहता है सुनने में आया था कि बेकहैम के शेयर्स खरीदने के पीछे किसी क्रिमिनल गैंग का हाथ था। तो अब अकुजा 1984 के एक शेयर ब्रोकर से मिलता है। ब्रोकर बताता है कि 3 कंपनियों को मिली धमकियों को लेके उन कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में गिरावट तो आई थी, मगर वो कोई इतनी बड़ी नहीं थी कि जिससे मिलियन कमाए जा सकते हैं। मगर उस वक्त लंदन की एक शेयर ब्रोकर कंपनी ने गैलेक्सी फूड्स, वॉन्टन फूड्स और जॉयसी फूड्स, इन तीनों कंपनियों के काफी शेयर्स खरीदी किए थे। अकुजा को पता चलता है कि उस वक्त जापान के कुछ क्रिमिनल्स लंदन गए थे। ब्लैक आई नाम की जापानीज इन्वेस्टमेंट कंपनी शेयर में इंटरेस्टेड थी, और उस वक्त मार्केट में ऐसी अफवाह फैली थी कि ब्लैक आई कंपनीज के ओनर जापानीज क्रिमिनल्स है। अकुजा को रिसर्च से पता चलता है साइनाइड मिलाने की धमकी से गैलेक्सी फूड्स के शेयर्स में 10 बिलियन की भारी गिरावट आई थी, मगर उस वक्त गैलेक्सी के शेयर्स की कोई भी खरीदारी नहीं हुई थी। तो क्या मोटिव शेयर्स नहीं, रैंसम के पैसे थे? ब्रोकर बताता है कि 1984 में वो लंदन में एक जापानीज से मिला था जिसके पास मार्केट मैनिपुलेशन को लेके कोई आइडिया थी, मगर वो चाइना मैन नहीं था। यहाँ तोशी एक बिजनेसमैन रोमाशी से मिलता है जो 1984 के जूडो ग्रुप का हिस्सा था और उसके अंकल डेक्सिको का दोस्त भी था। वो तोशी को उसके 1982 के जूडो ग्रुप का फोटो दिखाता है जिसमें तोशी के डैडी के साथ डेक्सिको भी है। तोशी रोमाशी को डायरी दिखाते हुए कहता है कि डेक्सिको इनवेन केस में इन्वॉल्व था। तोशी जानना चाहता है अब डेक्सिको कहाँ है। रोमाशी बताता है कि इनवेन केस के कुछ दिन पहले डेक्सिको उससे मिलने आया था। उस वक्त रोमाशी एक फूड कंपनी में काम करता था। डेक्सिको फूड कंपनी के डेटा को इकट्ठा कर रहा था। गैलेक्सी फूड्स, वॉन्टन फूड्स और जॉयसी फूड्स, ये उन्हीं में से 3 कंपनियां थी। रोमाशी तोशी को बताता है तुम्हारे दादाजी यानी डेक्सिको के फादर की हत्या हुई थी। 70s में कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट के बीच जो आंदोलन हुआ वो उसी के विक्टिम बने। तोशी पुरानी न्यूज देखता है तो उसे पता चलता है उसके दादाजी गैलेक्सी फूड में काम करते थे। उन्हें कम्युनिस्ट ग्रुप का हिस्सा समझ के जॉब पे से निकाला गया था। मतलब डेक्सिको के पास गैलेक्सी फूड से नफरत करने की वजह थी। रोमाशी बताता है गायब होने के कुछ दिन पहले डेक्सिको ने उसे शिनो नाम के एक छोटे रेस्टोरेंट में बुलाया था। तो अब तोशी उस पुराने रेस्टोरेंट पहुंचता है और वहां के पुराने शेफ साकी को फोटो दिखा के डेक्सिको के बारे में पूछताछ करता है। पहले तो साकी कुछ बताने से इनकार करता है, मगर जब तोशी इमोशनल होके उसे बताता है कि उसके अपने अंकल ने उसकी आवाज रैंसम के पैसे कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की थी, तो साकी बताता है इन 1984 के वक्त तुम्हारे अंकल कुछ लोगों के साथ इसी रेस्टोरेंट की ऊपर वाली प्राइवेट रूम में मीटिंग किया करते थे। दरअसल इस रेस्टोरेंट का मालिक मोरीमोटो भी उनका पार्टनर था। उन्हें वाइन देते वक्त मैंने सुना वो किसी प्लान को अंजाम देने के पीछे थे, मगर किसी बात को लेकर उनमें झगड़ा हुआ। तोशी ने लाए फोटो में वो एक आदमी की तरफ इशारा करके बोलता है ये वही शख्स है जो झगड़ा कर रहा था, जिसके कान पे घाव का निशान था और जिसका नाम हिडाकी था। अब तोशी उस पुराने जूडो क्लब जाता है जहां हिडाकी ट्रेनिंग लिया करता था। वहां का बूढ़ा इंस्ट्रक्टर बताता है कि हिडाकी पहले पुलिस ऑफिसर था, मगर अंडरवर्ल्ड से घूस लेने के चक्कर में उसे जॉब पे से निकाला गया था। उसे विनी नाम की एक लड़की और तोमाशी नाम का लड़का भी था, मगर इनवेन इंसिडेंट के बाद एक ही रात वो पूरी फैमिली गायब हो गई। यहाँ न्यूज एजेंसी की मीटिंग में अकुजा बताता है कि रैंसम के पैसे छोड़ने के लिए जो एड्रेस बताया गया उसे 3 बच्चों की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था। पहला आवाज किसी 16 साल की लड़की का था, दूसरा आवाज 8 साल के लड़के का था,
तो तीसरा 6 साल के बच्चे का। अब 35 साल बाद ये बच्चे बड़े हुए होंगे तो उनको तलाशा जा सकता है, मगर अकुजा के पास इसका भी कोई सुराग नहीं। दूसरी ओर तोशी विनी के स्कूल पहुंचता है और उसकी टीचर से मिलता है जो अब बूढ़ी हो गई है। टीचर तोशी को हिडाकी की फैमिली की फोटो देती है जिसमें विनी, उसका भाई तोमाशी और उनकी माँ दिखाई दे रही है। टीचर बताती है कि एक रात पूरी फैमिली घर और सामान छोड़ के चली गई, उसके बाद उनका कुछ पता नहीं चला। तोशी टीचर को बताता है कि विनी और तोमाशी की आवाज इनवेन इंसिडेंट में इस्तेमाल की गई थी, तो उनके भागने के पीछे वही वजह होगी। तोशी बताता है हिडाकी और मेरे अंकल डेक्सी को अच्छे दोस्त थे और वो तीसरा बच्चा जिसकी आवाज इस्तेमाल की गई थी वो मैं हूँ। वो सुन के टीचर शॉक होती है। टीचर बताती है कि विनी के सपने बहुत बड़े थे, वो अमेरिका जाके इंग्लिश ट्रांसलेटर बनना चाहती थी, मगर लगता है उसके सपने तहस नहस हो गए। ऐसा सुनने में आया कि विनी के फादर हिडाकी का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से था। या अकुजा उस क्योटो स्टेशन पहुंचता है जहां बेंच के पीछे रैंसम के पैसे रखने को कहा गया था। यूरी बताता है वहां उसी चाइना मैन को देखा गया था। दूसरी जगह थी मिंगशन ब्रिज, व्हाइट फ्लैग की जगह पैसे छोड़ने थे। ब्रिज के नीचे पुलिस को एक संदिग्ध कार भी दिखाई दी थी, उसमें भी वही चाइना मैन था। पुलिस को देख के वो भाग गया। यूरी को लगता है कि वो आदमी पैसे कलेक्ट करने आया था, मगर पुलिस को देख के भाग गया। जिस कार को इस्तेमाल किया गया था वो कार चोरी की थी। अब वो उस आदमी से मिलने जाता है जिसने वो कार बेची थी। वो आदमी बताता है उसने वो कार मोरीमोटो को बेची थी। ये मोरीमोटो हमेशा एक रेडियो फ्रीक्वेंसी को सुना करता था जिसमें एक बार सोडियम साइनाइड का जिक्र भी हुआ था, जिसे फूड पैक में डालने की धमकी दी गई थी। अब इस मोरीमोटो के नाम को सर्च किया जाता है तो पता चलता है वो एक कार चोर था। मतलब ये मोरीमोटो भी उन क्रिमिनल्स के ग्रुप में से था। क्राइम में इस्तेमाल की गई कार्स इसी ने अवेलेबल करा के दी थी। तो अब अकुजा उस गैरेज पहुंचता है जहां मोरीमोटो 35 साल पहले कार की रिपेयरिंग किया करता था। गैरेज का ओनर बताता है कि मोरीमोटो सेकंड हैंड कार्स बेचने खरीदने का काम करता था। गैलेक्सी फूड्स के चेयरमैन को जिस कार से किडनैप किया गया था वो उसी ने बेची थी। अब ओनर अकुजा को एक फोटो दिखाता है जिसमें मोरीमोटो के साथ चाइना मैन भी दिखाई दे रहा है और इतना ही पता चलता है कि मोरीमोटो को इसी चाइना मैन ने अपने ग्रुप में शामिल किया था। तभी खबर आती है कि मोरीमोटो की वाइफ शिनो 1984 से एक रेस्टोरेंट चलाती है। रेस्टोरेंट का नाम भी शिनो ही है, मगर शिनो कोई भी बात करने को तैयार नहीं होती। वो सिर्फ इतना बताती है कि उसका हस्बैंड और उसके आवारा दोस्त कभी कभी यहाँ मीटिंग किया करते थे। अकुजा शिनो के शेफ साकी से बात करने की कोशिश करता है। साकी बताता है कि मोरीमोटो एक गैंगस्टर के लिए कार अवेलेबल कराने का काम करता था। ये चाइना मैन उसी गैंगस्टर का राइट हैंड था। वो सब लोग यहाँ मिला करते थे। उसमें से एक आदमी कविता भी करता था। कविता का नाम सुन के अकुजा को याद आता है कि क्रिमिनल्स ने न्यूज एजेंसी को एक कविता भी भेजी थी। साकी बताता है उनमें से जो सबसे तगड़ा था उसके कान पे घाव का निशान था। तो अब अकुजा एक पुराने स्टॉक मार्केट किंग से मिलता है। वो किंग बताता है कि जो शख्स कविता लिखता था वो दरअसल एक स्टॉक ब्रोकर था जिसका नाम हिरोयुकी था। हिरोयुकी क्रिमिनल्स के पैसे शेयर्स में इन्वेस्ट करने का काम करता था। किंग बताता है कि इनवेन इंसिडेंट में कम से कम 6 लोग इन्वॉल्व थे। एक ब्रोकर, दूसरा रिटायर्ड पुलिसमैन, तीसरा गैंगस्टर, चौथा कार चोर, पांचवा वो चाइना मैन और छठा मास्टरमाइंड। मैं सिर्फ उस मास्टरमाइंड को नहीं जानता। इनवेन इंसिडेंट के बाद कुछ ही सालों में सब एक एक करके मर गए। उस चाइना मैन का भी मर्डर हुआ, सिर्फ एक ही आदमी बच गया, वो मास्टरमाइंड। वो तो धुआं बन के गायब हुआ। इन लोगों ने स्टॉक को लेके बड़ा गेम खेलने का प्लान तो बनाया था, मगर शायद वो कामयाब नहीं हुआ। अब अकुजा फिर से साकी से मिलता है। साकी बताता है कि कुछ दिन पहले एक आदमी भी इनवेन केस की तहकीकात करने आया था, मगर वो पुलिस वाला नहीं, एक टेलर था। वो उसके अंकल डेक्सिको के बारे में जानना चाहता था। साकी अकुजा को तोशी का कार्ड देता है। अब अकुजा समझ जाता है हो ना हो वो मास्टरमाइंड डेक्सिको ही हो सकता है। यहाँ तोशी अपनी फैमिली के साथ उसी नेशनल पार्क में जाता है जहाँ 35 साल पहले उसके अंकल डेक्सिको उसे वहां ले गए थे। वहां आते ही अकुजा को उसके अंकल का चेहरा याद आने लगता है। अगले दिन अकुजा तोशी से मिलने उसके टेलरिंग शॉप जाता है। जब अकुजा उसे डेक्सिको के बारे में पूछताछ करता है तो वो सुन के तोशी शॉक होता है। तोशी डर के मारे बात करने को तैयार नहीं होता। अकुजा को साकी से ये भी पता चला है कि टेप में जो छोटे लड़के की आवाज थी वो तोशी की है। अकुजा उससे कहता है कि वो केस की सच्चाई लोगों के सामने लाना चाहता है, मगर तोशी उसे वहां से जाने कहता है। अकुजा तोशी के बारे में अपने बॉस मोकाशी को बताता है। मोकाशी को लगता है कि इनवेन केस की फिर से नए तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि अब उनके पास तोशी के रूप में एक लीड भी है। मगर अकुजा को लगता है कि उन क्रिमिनल्स की सजा
आगे की पीढ़ी को मिले, ये नाइंसाफी है। रात को तोशी डायरी और टेप जलाने जाता है, मगर उसका दिल वैसा करने से उसे रोकता है। यहाँ मोकाशी उस गैंगस्टर का नाम निकालता है जो उस इनवैन ग्रुप का हिस्सा था। उस गैंगस्टर का नाम है आओकी। कार चोर मोरीमोटो और स्टॉक ब्रोकर हिरोयुकी इसी आओकी से जुड़े हुए थे। आओकी अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी के जरिए लैंड रीडेवलपमेंट का काम किया करता था। यहाँ विनी की टीचर तोशी को मिलने बुलाती है। वो तोशी की मुलाकात साचिको नाम की औरत से करा के देती है, जो 1984 में विनी की खास सहेली थी। साचिको भी अपनी सहेली से मिलने के लिए बेताब है। वो बताती है कि इनवैन इंसिडेंट के 1 महीने बाद विनी ने उसे फोन करके सब बात बताई थी। एक रात उसके फादर के दोस्त उसके घर आए थे और उन्होंने उनसे कहा कि उसके फादर हिडाकी की मौत हो चुकी है और अब इनकी जान को भी धोखा है। किसी आओकी ने हिडाकी को मारा था। उसके बाद विनी अपनी माँ और भाई के साथ वहां से भागी, मगर आओकी ने उन्हें घर में नजरबंद कर दिया। वो जान गई थी कि उसके अपने फादर ने रैंसम के लिए उसकी और उसके छोटे भाई की आवाज इस्तेमाल की। अमेरिका जाके ट्रांसलेटर बनने का उसका सपना चकनाचूर हो चुका था। एक दिन उसका मुझे फोन आया कि वो मुझसे मिलने आ रही है। गैलेक्सी के ऑफिस के सामने मैं दिन भर उसका इंतजार करती रही, मगर वो नहीं आई और ना ही उसके बाद उसका कभी फोन आया। 2000 में केस क्लोज हो जाने के बाद भी उसकी कोई खबर नहीं आई। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ, मेरी सहेली कैसी है, वो जहाँ भी है क्या खुश है। अब तोशी कुछ फैसला करके अकुजा को बुला के उसे वो टेप सुनाता है। वो चाहता है कि रिपोर्टर होने के नाते अकुजा विनी और उसके भाई तोमाशी को ढूंढे, क्योंकि वो दोनों भी उसी की तरह विक्टिम है। तोशी उसे हिडाकी की मौत से लेके फैमिली के भागने की सारी बातें बताता है और ये भी बताता है कि आओकी इस सब के पीछे था। अब तोशी अकुजा को उस घर का पता देता है जहाँ हिडाकी फैमिली को रखा गया था, जो विनी ने साचिको को दिया था। तब वो किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑफिस था, मगर ये तो 30 साल पहले की बात हुई। अब उस जगह एक सुपर स्टोर है। आसपास पूछताछ करने पर अकुजा को पता चलता है कि विनी का भाई तोमाशी सुमुरा नाम के एक गुंडे के साथ रहा करता था। एक रात ऑफिस को आग लगी, जिसके बाद से दोनों गायब हुए। मोकाशी को नेट से पता चलता है 1991 को उस ऑफिस में आग लगी थी। नेट पे तोमाशी और सुमुरा के मरने की न्यूज भी है, जो उस आग में जल के मरे। तोशी का दिल कहता है कि आग का फायदा उठा के ये दोनों वहां से भागे होंगे। तो अब ये दोनों उस महाजोंग क्लब जाते हैं जहाँ सुमुरा अक्सर जाया करता था। क्लब की बूढ़ी ओनर बताती है कि सुमुरा तोमाशी के साथ वहां आया करता था। दोनों आग से बच के भाग निकले थे। आओकी के गुंडे उन्हें कई दिनों तक ढूंढते रहे। वो लेडी इन दोनों को शिकाकू सिटी का एक एड्रेस देती है। वहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है, मगर वो सुमुरा नहीं। वो बताता है कि वो महाजोंग गेम में सुमुरा का पार्टनर हुआ करता था। फायर इंसिडेंट के बाद कुछ दिन सुमुरा और तोमाशी उसके साथ रहे, फिर दोनों अलग अलग जगह कहीं चले गए। वो आदमी बताता है कि उसने तोमाशी को जिनशान हाईवे पे एक चाइनीज रेस्टोरेंट में काम करते हुए देखा। तोशी अकुजा से कहता है, हम तोमाशी को ढूंढ रहे हैं, मगर विनी और उसकी माँ का क्या हुआ ये पता नहीं। अकुजा बताता है, इस डॉक्यूमेंट्री के बाद शायद मेरा प्रमोशन होगा, मगर अब मैं ये काम प्रमोशन के लिए नहीं, इंसानियत के नाते कर रहा हूँ। 3 बच्चे अनजाने में क्राइम का हिस्सा बने और इस बात को लेके आगे जाके उन्हें सफर करना पड़ा। अब ये दोनों उस चाइनीज रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। रेस्टोरेंट का ओनर पहले तो कुछ बताने को तैयार नहीं होता, मगर जब तोशी उससे कहता है कि वो तोमाशी की मदद करना चाहते हैं, तो वो ओनर उन्हें तोमाशी का मोबाइल नंबर देता है। यहाँ तोमाशी सुसाइड करने जा रहा होता है कि उसे तोशी का फोन आता है। वो उसे भरोसा दिलाता है कि वो भी उसी की तरह इनवैन केस का विक्टिम है। वो बस उसकी और उसकी फैमिली की खैरियत चाहता है। तो अब तोमाशी इन दोनों को उसी गैलेक्सी कंपनी के बाहर मिलता है, जिसे 35 साल पहले उनकी आवाज में रैंसम की जगह बताई गई थी। तोमाशी पूरी तरह जिंदगी से हार चुका है। वो बताता है कि जब हम घर से भागे तो आओकी के आदमी ने हमें हाउस अरेस्ट किया। उन्होंने माँ को एक बार में काम दिया। हम दोनों भाई बहन बिना किसी काम के घर बैठे रहते थे, जिससे विनी फ्रस्ट्रेट हुई थी। उसके सब सपने चकनाचूर हुए थे। टेप की एक आवाज ने उसे बर्बाद कर दिया था। उस दिन उसने उसकी सहेली साचिको को फोन करके गैलेक्सी के बाहर मिलने बुलाया। वो हमेशा के लिए भागने वाली थी। गुंडों की नजर से बच के वो मुझे एक कैफे लेके आई, मगर जब वो मुझसे पीछा छुड़ा के वहां से जाने लगी तो चाइना मैन ने उसे पकड़ लिया। हाथापाई में विनी वहां से गुजरते एक ट्रक के नीचे आ गई। वो ऑन द स्पॉट मर गई। चाइना मैन मुझे उठा के फिर से उनके अड्डे पे लेके आया। उसने मेरी माँ को मारने की धमकी दी, तो मैं उन्हीं के कंस्ट्रक्शन कंपनी में छोटा मोटा काम करके बड़ा हुआ। उस दरमियान मेरी दोस्ती सुमुरा से हुई। गुंडे मेरी माँ की मजबूरी का फायदा उठाते थे, जो मुझसे देखा नहीं जाता था।
सुमुरा भी उन गुंडों से तंग आ चुका था, तो हम दोनों ने मिलके वहां से भागने का प्लान बनाया। सुमुरा ने पेट्रोल छिड़क के ऑफिस को आग लगाई। उसका फायदा उठा के हम दोनों वहां से भागे। माँ को अकेला छोड़ के मैं भागना नहीं चाहता था, मगर वो मुझे झुलसता हुआ देख नहीं सकती थी, तो उसने मुझे भाग जाने कहा। उसके बाद कभी मैं मेरी माँ से नहीं मिला और वही गिल्ट मुझे हमेशा खाती रही। क्योटो आके मैं चाइनीज रेस्टोरेंट में काम करने लगा, मगर एक दिन वहाँ भी आकोकी के आदमी ने मुझे देखा, तो वहाँ से भाग के मैं ओसाका आया। पिछले कुछ सालों से मैं डिप्रेशन में चला गया। अकुजा उसे बताता है कि 10 साल पहले ओकाकी की मौत हो चुकी है, उसकी गैंग भी खत्म हो चुकी है। अब वो उसकी माँ से मिल सकता है, मगर तोमाशी नहीं जानता अब उसकी माँ कहाँ है। तोशी उससे कहता है कि अगर वो न्यूज मीडिया के सामने अपनी दास्तां रखे तो शायद वो देख के उसकी माँ उसके पास आ जाए। किसी के गुनाह की सजा किसी और ने भुगती थी। अकुजा फैसला करता है कि वो इनवैन केस के असली मास्टरमाइंड डेक्सिगो को पकड़ के रहेगा। अब वो लंदन आता है और फिर से सोफी से मिलता है। वो उससे कहता है, तुम चाइना मैन से नहीं मिली, मगर जापानीज मैन से तो मिली थी। सोफी बताती है कि डेक्सिगो और उसकी मुलाकात लंदन रैंसम केस के दरमियान हुई। वो पुराने ख्यालों का इंसान था, तो हमारी नहीं बनी। अब सोफी अकुजा को डेक्सिगो का यॉर्कशायर का पता देती है, जहाँ डेक्सिगो का खुद का बुक शॉप है। अकुजा वहाँ जाके सीधा मुद्दे पे आते हुए उससे मिलने के पीछे का अपना इरादा बताता है। यहाँ जापान में तोशी अपनी बीमार माँ को उसके जिद करने पर हॉस्पिटल से घर लेके आता है। घर में कोई नहीं है, ये देख के मायूमी उस पुराने बक्से को खोलती है जिसमें डायरी और वो टिप थी, मगर तभी वहाँ पे तोशी आता है। वो माँ से पूछता है कि क्या यही चीजें डिस्ट्रॉय करने के लिए तुम घर आने की जिद कर रही थी। तोशी माँ से कहता है, इसका मतलब है तुम डेक्सिगो के इरादों को जानती थी। तुम्हारे बेटे की आवाज से एक क्राइम करने की कोशिश की गई और तुमने उसे रोका नहीं। मायूमी कहती है, तुम्हारी आवाज डेक्सिगो ने नहीं, मैंने रिकॉर्ड की थी। यहाँ डेक्सिगो अकुजा को पूरी स्टोरी बताता है। वो बताता है, मैं जापान के नेशनल स्पोर्ट्स में था। जापान से तंग आके मैं लंदन आया। यहाँ मेरी मुलाकात हिडाकी से हुई। वो यहाँ की इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा था। उसे बेकमैन केस को इन्वेस्टिगेशन करने का काम मिला, तो मैं उस केस में उसका असिस्टेंट बना। फूड प्रोडक्ट के ओनर बेकमैन को किडनैप करके रैंसम की मांग की गई थी, मगर वो किडनैपर से बच के भागा। उसकी किडनैपिंग से उसके कंपनी के शेयर्स की कीमतें गिर गई, मगर जैसे ही वो छूटा, एक ही रात में शेयर्स की कीमतें फिर से आसमान छूने लगी। ऐसी अफवाह फैली कि अपनी किडनैपिंग का नाटक रचा के बेकमैन ने खुद अपने स्टॉक से स्कैम किया, लाखों पाउंड कमाए। उस केस से मेरे दिमाग में एक प्लान आया, क्यों ना जापान में यही गेम खेला जाए। मैंने ये आइडिया हिडाकी को बताई, मगर इस प्लान के लिए हमें कुछ लोगों की जरूरत थी। एक इन्वेस्टर जो शेयर में पैसे इन्वेस्ट करे, एक कार चोर जो किडनैपिंग के लिए कार अवेलेबल करा के दे सके, और एक ऐसा ब्रोकर जो स्टॉक की नॉलेज रखता हो। इन्वेस्टर की तौर पे हमने आओकी नाम के एक बिजनेसमैन को इन्वॉल्व किया, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी का ओनर था, और जो हमारी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि आओकी बिजनेसमैन नहीं, गैंगस्टर था। हम रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते थे। हमने गैलेक्सी कंपनी के ओनर किकुची को किडनैप किया, मगर उसके शेयर की कीमतें ज्यादा नहीं गिरी, तो उसे छोड़ा गया। शेयर बेच के काफी कम पैसे आए, तो सबके हिस्से में शेयर भी कम आया। हर एक के हिस्से में 200 मिलियन येन आना अपेक्षित था, मगर असलियत में हर एक के हिस्से में सिर्फ 3 मिलियन येन आए, जिससे हिडाकी बहुत गुस्सा हुआ। ब्रोकर हिरोयुकी का कहना था कि किकुची का गैलेक्सी कंपनी पे ज्यादा प्रभाव नहीं था, तो उसे किडनैप करने का कोई फायदा नहीं हुआ। मगर ये गैलेक्सी कंपनी इसी हिरोयुकी ने सजेस्ट की थी। आओकी का कहना था मेरे प्लानिंग में ही गड़बड़ी थी, तो मुझे रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया। मोरीमोटो का कहना था शेयर में डील करने के बदले अगर हम रैंसम के जरिए पैसे निकालते तो ज्यादा फायदा होता। हिडाकी पुलिस में रह चुका था, तो वो जानता था रैंसम से पैसे हासिल करना इतना आसान नहीं। तो अब नया प्लान बनाया गया। 3 फूड कंपनीज को चुना गया, जिनके फूड प्रोडक्ट में जहर मिलाने की धमकी देकर उन कंपनियों से रैंसम वसूला जाए। हम सबको पैसों की जरूरत थी, तो न चाहते हुए भी मैं और हिडाकी ओकाकी के प्लान में शामिल हुए। हिडाकी ने उसके 2 बच्चों की आवाज में रैंसम की जगह उन कंपनी तक पहुंचाई, तो मैंने मेरे कजिन तोशी की आवाज में मैसेज पहुंचाया। बच्चे की आवाज को ट्रैक करना इतना आसान नहीं, यही इसके पीछे की वजह थी। मगर पुलिस की इन्वॉल्वमेंट से वो प्लान भी फेल हुआ। हिडाकी ब्लैकमेलिंग की धमकी देके आओकी से कमीशन वसूलने गया, मगर आओकी ने उसे मार दिया। मैंने हिडाकी की फैमिली को घर से कहीं दूर भागने को कहा, खर्चे के लिए कुछ पैसे भी दिए। उसी रात मैंने जापान छोड़ के लंदन जाने का फैसला किया। मैं तोशी की माँ मायूमी से मिला और उसे टेप और डायरी दी, ताकि कभी जरूरत पड़ी तो एविडेंस के तौर पे वो उसे पेश कर सके। जो सोचा था वैसा नहीं हुआ, ना पैसे मिले ना चैन। तोशी के घर में पड़ी डायरी मेरी लिखी हुई है। अकुजा डेक्सिगो से कहता है तुम्हारी लालच ने काफी लोगों का भविष्य खराब कर दिया। डेक्सिगो कहता है किसी को बर्बाद करने का हमारा इरादा नहीं था, ये अपनी अपनी किस्मत की बात है।
अकुजा उससे कहता है, अपने गुनाहों को किस्मत का नाम मत दो। तुम्हारी वजह से 3 मासूमों की जिंदगी बर्बाद हुई। वो उनकी किस्मत नहीं, तुम्हारे पाप थे, जिसमें से एक की मौत हुई तो बाकी 2 आज भी तुम्हारे पाप को भुगत रहे हैं। डेक्सिगो पूछता है, तोशी कैसा है? अकुजा कहता है, वो तुमसे बहुत नफरत करता है। वो सुन के डेक्सिगो बहुत दुखी होता है। यहाँ जापान में मायूमी तोशी को बताती है कि जब मैं कॉलेज में थी तो आंदोलनकारियों के एक ग्रुप से जुड़ी हुई थी। मेरे पिताजी को चोरी के इल्जाम में फंसा के लॉकअप में डाला गया था, जिसकी वजह से उनकी नौकरी भी गई। उस बात से फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने सुसाइड की, जिसका मुझे गुस्सा था। हमारे ग्रुप का लीडर डेक्सिगो था, जिसकी तरफ मैं अट्रैक्ट हुई। मगर कॉलेज के बाद वो सब बंद हुआ। मैंने एक स्टोर में नौकरी पकड़ ली, जहाँ मेरी मुलाकात तुम्हारे डैडी गुआनजो से हुई। टेलरिंग शॉप खोलने का उनका सपना था। 1980 में हम दोनों ने शादी कर ली। तुम्हारा जन्म हुआ। तभी अचानक एक दिन उनका बड़ा भाई हमारे घर आया, जिसे देख के मैं शॉक हुई। वो डेक्सिगो था। मुझे डर लगा कहीं डेक्सिगो तुम्हारे डैडी को मेरे पास्ट के बारे में ना बता दे। एक दिन मुझे डेक्सिगो का फोन आया। वो चाहता था तुम्हारी आवाज में मैं कुछ रिकॉर्ड करूं, तो मैंने वो एड्रेस रिकॉर्ड किया और टेप उसे दी। मैं डेक्सिगो के प्रभाव में इतनी थी कि मैं उसे मना ना कर सकी। तोशी माँ से कहता है, दूसरों के गुनाहों का बोझ तुमने अपने बेटे के कंधे पे डाल दिया, जो अब मुझे जिंदगी भर उठाना होगा। अकुजा जापान लौटता है तो यूरी उसे गुड न्यूज देता है कि अफेयर्स ऑफ कल्चर डिपार्टमेंट ने उसे बड़ी पोस्ट देने का फैसला किया है। मोकाशी कहता है, रिपोर्टर कल्चर डिपार्टमेंट में जाके क्या करेगा? यहाँ तोशी तोमाशी के लिए एक सूट सिलवाता है, जिसे पहन के तोमाशी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके अपनी आपबीती बयान करता है, जिसमें तोमाशी कहता है कि वो उसकी माँ का गुनहगार है। अगर वो उसे माफ नहीं करेगी तो उसे शांति नहीं मिलेगी। न्यूज चैनल पे उसकी माँ वो देखती है जिन बच्चों की आवाज ने क्राइम की दुनिया को झंझोड़ा था। उसी आवाज ने 35 साल बाद उस केस को सॉल्व किया था। लंदन पुलिस यॉर्कशायर में डेक्सिगो की शॉप पे छापा मारते हैं, मगर डेक्सिगो तो उसके पहले ही वहां से भाग चुका था। तो यहाँ तोमाशी और उसकी माँ का मिलन होता है। दूसरी ओर तोशी की माँ की हॉस्पिटल में मौत हो जाती है। तोशी अपनी माँ को माफ कर देता है। अगले दिन अकुजा तोशी के पास आके उससे कहता है कि उसे एक सूट सिलवाना है, जो वो उसकी प्रमोशन पार्टी में पहन सके। सचमुच हम सिर्फ सपने देखते हैं, उनका पूरा होना तो किस्मत के हाथ है। तोशी की लड़की उसे बक्से में मिला खिलौना दिखा के कहती है, पापा खिलौना टूट गया। ये वही खिलौना है जो गैलेक्सी फूड अपने फूड पैकेट के साथ फ्री में दिया करते थे। खिलौना नहीं, तोशी की तो जिंदगी टूट चुकी थी। तोशी रोते हुए अपनी बेटी को गले लगाता है। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करो, हाइप करो। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।